हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड जैसा कि आप जानते हैं कि जो सजेशंस मैं दे रहा हूँ, काफ़ी सारे क्वेश्चंस उसमें कॉमन आ रहे हैं। एंड आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू गॉड कि मेरे सजेशंस आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करें एमकॉम में एंड बी ए मास्टर ऑफ कॉमर्स। एंड अगेन, लाइक, आई एम वेरी मच थैंकफुल फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर कमेंट्स, and the way you are showing the trust and confidence in my suggestions and study materials. And friends, one thing more, that if like you feel like buying the study material, please contact me on my WhatsApp number or through email. Do not just fall prey of any such other persons, right? Okay, so let's start with business environment MCO 04. A lot of comments I got for this particular subject. And let's see, like what are the important topics that you should focus more on this chapter. Now, I tell you friends, like this second chapter, socio-cultural environment, social responsibilities of business, ये chapter है जो आप अच्छे से revise करें. Then we have chapter 5, regulatory policies and framework, corporate laws 1, corporate laws 2. इसको भी आप थोड़ी बहुत जस्ट गो थ्रू दिस. लेबर लेजिस्लेशन कर सकते हैं आप. फाइनेंशियल मार्केट से वन क्वेश्चन शुड बी मस्ट. एंड फ्रॉम दिस कॉरपोरेट गवर्नेंस एंड इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन. देन फ्यू मोर टॉपिक्स आर देयर, लाइक इकोनॉमिक पॉलिसीज, इस पे आप ध्यान दे सकते हैं, फोकस कर सकते हैं. एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. काफ़ी सारे कॉमन क्वेश्चंस आते हैं इस यूनिट से. एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्जीम पॉलिसी, अगेन ये भी बहुत ही कॉमन है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से. एंड लास्टली टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट. तो मोर और लेस आई विल सजेस्ट कि ऑलमोस्ट ऐसा नहीं है कि फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, यू शुड रिवाइज ऑलमोस्ट काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हैं. तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट मैंने जो येलो मार्क आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, तो इन पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है. MCO 04 थोड़ा सा लेंदी होता है, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हैं इसके अंदर. तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेस कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, बिकॉज एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड करता है कि वो कौन से क्वेश्चन को उठा के डाल दे. तो मैं तो आपको इसके लिए MCO 4 के लिए स्पेशली सजेस्ट करूँगा कि हैव योर कॉन्सेप्ट क्लियर, सो दैट अगर आप लर्न नहीं कर सकते हैं, देन ऑल्सो यू कैन एक्सपैंड योर आंसर्स. जस्ट फोकस ऑन द पॉइंट्स जो मैंने इस वीडियो में आप लोगों के लिए किए हैं. यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन पार्ट को हटा दिया है, सो दैट जो वीडियो का लेंथ है वो छोटा हो जाए. एंड आई विल ओनली ट्राई टू कवर द पॉइंट्स. जैसे कि यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट है और इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स. तो यहाँ पे जैसे मैंने 7 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं, इसको मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको काफ़ी टाइम एक्सप्लेन किया है. तो मेरे जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसको भी काइंडली बिल्कुल वॉच करें, एंड वहाँ से भी आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है. उसके बाद में कंपोनेंट्स ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. नाउ यू सी, जैसे कि चैप्टर का नाम ही है कि बिजनेस एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट के ऊपर यू आर गोइंग टू गेट वन क्वेश्चन. तो माइक्रो एनवायरनमेंट जैसे कि हम लोग जानते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड इसके मेन कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो. जैसे कि माइक्रो के यहाँ पे मैंने 5 कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं. एंड अगेन फॉर मैक्रो there are again 5 टाइप ऑफ कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स. तो ये क्वेश्चन को जरूर रिवाइज करें, वेरी सिंपल है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. देन वन मोर क्वेश्चन, दिस वन, इमर्जिंग सिनेरियो ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इन इंडिया. अभी लाइक प्रेजेंट ट्रेंड क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट का. तो एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, यहाँ पे पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बहुत रहती है, फ्रीक्वेंट इलेक्शंस एंड ऑल. एंड इंडिया इज फोकसिंग मोर ऑन ग्लोबलाइजेशन, दैट इज़ ट्रू. एंड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हो रहा है, काफ़ी सारे टैरिफ्स, टैक्सेस, कस्टम ड्यूटीज़, इनको रिमूव किया गया है. टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन आ रहा है. पीपल, इंडियंस आर स्पेशली, दे आर अट्रैक्टेड टू टेक्नोलॉजी एंड दे वांट टू यूज़ न्यू टेक्नोलॉजी. इनफैक्ट आउटसोर्सिंग काफ़ी अच्छा चल रहा है इंडिया में, इनफैक्ट नंबर 1 इन द वर्ल्ड. एंड एमर्जिंग रूरल मार्केट. तो रूरल मार्केट यहाँ पे बहुत बड़ा, मतलब काफ़ी स्कोप है रूरल मार्केटिंग का इंडिया में. तो काफ़ी सारी TNC, MNC ये रूरल मार्केटिंग पे काफ़ी फोकस कर रही हैं. एक और क्वेश्चन है एनवायरमेंटल स्कैनिंग फ्रॉम यूनिट 1.
काफ़ी एग्ज़ाम्स प्रीवियस एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन यहाँ से नहीं आ रहा है, तो आई होप कि यहाँ से एक क्वेश्चन मिल सकता है। इसकी इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस, आई मीन व्हाई दिस स्कैनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, एनवायरनमेंट की स्कैनिंग क्यों करती है कंपनी, एंड उससे उनको क्या बेनिफिट होने वाला है, एंड डिफरेंट अप्रोचेस टू एनवायरमेंटल स्कैनिंग, लाइक हाउ कंपनीज डू एनवायरमेंटल स्कैनिंग। तो ये 3 अप्रोचेस हैं। एंड देन प्रोसेसेस, कि जब अगर कोई कंपनी अगर एनवायरमेंटल स्कैनिंग कर रही है तो क्या प्रोसेसेस और क्या स्टेप्स उसको लेने चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई किए हैं 6 स्टेप्स। आइडेंटिफाइंग द एनवायरमेंटल वेरिएबल्स, आई मीन कंपोनेंट्स, then identifying the sources of information, then selecting the approach, then technique or method to be used to analyze the information, and उसके बाद में factors that affect the environmental scanning, और इसके बाद में प्रिपेयरिंग ETOP फाइल। ये ETOP फाइल के ऊपर शॉर्ट नोट आया था जून में, तो यू कैन इमेजिन कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, यूनिट 2 में सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट है। यहाँ से कुछ ज़्यादा नहीं है, जस्ट रिवाइज दिस एलिमेंट्स ऑफ सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। सोशियो कल्चरल एज वी नो कि सोसाइटी और कल्चर ये दोनों एक्चुअली साइड बाय साइड होते हैं, दे आर वेरी मच कॉम्प्लीमेंट्री, एंड कुछ ये पॉइंट्स आप हाईलाइट कर सकते हैं इसके एलिमेंट्स में। सोसाइटी, पर्टिकुलर सोसाइटी में एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में लोग बात करते हैं, दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। एवरी सोसाइटी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजन्स, and then different type of literate and illiterate people live over there. कुछ कस्टमर प्रेफरेंसेस होते हैं, आई मीन सोसाइटी के कुछ डिमांड्स होते हैं, ट्रेडिशन होते हैं, कस्टम्स होते हैं, एंड सोशल क्लासेस होते हैं एज फार एज इंडिया इज कंसर्न्ड, एंड फैमिली plays an important part because it is the smallest unit of a society, family. Okay, unit 3 is social responsibility of business. ये unit काफ़ी important है, you should revise this properly, and सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वी नो कि हर कंपनी को, हर ऑर्गेनाइजेशन को, इट शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू द सोसाइटी, सो दैट इसको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिले। तो ये कुछ सिग्निफिकेंस हैं, एडवांटेजेस हैं टू बिकम सोशली रिस्पॉन्सिबल। जैसे कि अच्छी पब्लिक इमेज बनती है इससे, एंड इन द लॉन्ग टर्म द ऑर्गेनाइजेशन गेट्स मोर प्रॉफिट, देन बेटर यूज ऑफ कस्टमर रिलेशंस, सस्टेनेबिलिटी, मतलब लॉन्ग टर्म में आप बिजनेस कर सकते हो अगर आप सोशली रिस्पॉन्सिबल हो। देन वी हैव प्रोफेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज श्योर, क्योंकि ये पार्ट प्रॉफिट से जुड़ा हुआ है। एंड एक सोशली रिस्पॉन्सिबल बिजनेस फर्म ऑलवेज क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द सोसाइटी। तो ये पॉइंट्स हैं जिनको आपको एक्सप्लेन करना है, एक्सपैंड करना है। कुछ एक डिसएडवांटेजेस हैं टू बिकम सोशली रिस्पॉन्सिबल, जैसे कि रिस्क टू रेपुटेशन, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। एंड टू बिकम सोशली रिस्पॉन्सिबल इट रिजल्ट्स इन हायर कॉस्ट, इट बिकम्स मोर एक्सपेंसिव फॉर द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज इट हैज़ टू it has to pay more attention to the quality of services, to the quality of goods that it manufactures, the distribution system, and the pay of the workers, so like that. And the firm has to take care of the interest of the shareholders so that they get sufficient return on their investments. And sometimes there are clashes of business objectives. बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं और सोसाइटी के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, उनके बीच में कभी कभी क्लैशेस होते हैं, दैट रिजल्ट्स इन कंफ्यूजन, एंड सीक्रेसी कैन नॉट बी मेंटेन्ड बिकॉज एक सोशली रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज डिस्क्लोजेस इट्स ट्रू प्रॉफिट और लॉसेस टू द पब्लिक। तो वहाँ पे सीक्रेसी इज अ बिग प्रॉब्लम। देन वी हैव डायमेंशंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स वेरियस स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स मीन्स दोज पर्सन्स हु हैव इंटरेस्ट इन द working or operation of the business enterprise, like shareholders, suppliers, creditors, bankers, owners, so like that. तो इनके लिए भी कंपनी को सोशली रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, जैसे कि ये शेयर होल्डर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, कंज्यूमर्स हैं, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को टैक्सेस चाहिए, वो मतलब कंपनी को पेमेंट करना है टाइम टू टाइम, सोसाइटी को पॉल्यूट नहीं करना है, सोसाइटी में अच्छे क्वालिटी के गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करना है। सो ये सारी चीज़ें आप हाईलाइट कर सकते हैं। ओके, यूनिट 4 पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। नाउ यहाँ पे एज वी नो कि इंडिया इज़ फुल ऑफ पॉलिटिक्स, एंड वी मोर और लेस वी नो अबाउट दैट। एंड जो ये डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, जैसे कि इंडिया का जो एक पॉलिटिकल सिस्टम दैट इज़ डेमोक्रेटिक सिस्टम, उसके ऊपर आप लिख सकते हैं।
and then we have some political processes of conducting elections and our constitutions, तो इसके बारे में highlight करनी है. Then stability of political structure कैसा है, president, prime minister, chief minister, so how they work, the three system of government, जिसको हम लोग बोलते हैं 3-tier system. Then सेंटर स्टेट रिलेशंस, तो ये कुछ मेन कंपोनेंट्स हैं जिनको आप एक्सपैंड कर सकते हैं इन योर आंसर इफ़ यू गेट ए क्वेश्चन ऑन दिस. कुछ और हैं यहाँ पे, इनको भी आप हाईलाइट कर सकते हैं. सीधे चलते हैं यूनिट 5 में, रेगुलेटरी पॉलिसीज एंड फ्रेमवर्क. यहाँ पे ये क्वेश्चन है अगेन, ये जो रिफॉर्म्स हुए थे जुलाई 1991 में, इसके मेन पॉइंट्स क्या थे, मेन व्हाट आर द स्टेप्स और पॉलिसीज दैट वर फ्रेम्ड. बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में आता है. एमकॉम के सारे, ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट में है ये क्वेश्चन, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991, जिसको मैंने बहुत बार वीडियोस में एक्सप्लेन किया है, ऑलमोस्ट सारे वीडियोस में. ओके, यूनिट 6 में चलते हैं, कॉर्पोरेट लॉज. यहाँ पे ये 2 चैप्टर हैं जो लॉज के ऊपर हैं बेसिकली. एंड एक शॉर्ट नोट के लिए यहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986. तो एनवायरनमेंट को टू सेव आवर कंट्री फ्रॉम द पॉल्यूशन, सो दिस एक्ट वाज पास्ड. एंड इसके कुछ एक पॉइंट्स मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं. सो यू कैन राइट ऑल दीज पॉइंट्स इफ़ यू गेट ए शॉर्ट नोट. कॉर्पोरेट 2 की बात करते हैं. एंड यहाँ पे IDRA, आई मीन इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951, काफ़ी पुरानी एक्ट है. एंड बेसिकली यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट इज़ द मेन ऑब्जेक्ट. इंडस्ट्रीज, द इंडियन इंडस्ट्री शुड बी वेल डेवलप्ड, एंड उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हुए हैं. एंड उसके रेगुलेशंस, अभी भी ये एक्ट काफ़ी एक्टिव है. एंड ये ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आप हाईलाइट कर सकते हैं. इट इज़ इन शॉर्ट नोन एज IDRA. एंड एक और आप लर्न कर सकते हैं फॉर दिस यूनिट, दैट इज़ MRTP एक्ट 1969. MRTP स्टैंड्स फॉर मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट. एंड अगेन यहाँ पे इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ MRTP, बेसिकली ये एक्ट हुआ था कि इंडिया में कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं तो उनको कंट्रोल करना, उनको चेक करना. तो दैट इज़ द मेन मोटो. एक और कर सकते हैं आप डिफरेंस फ्रॉम दिस यूनिट, MTP एंड RTP. तो इसका डिफरेंस ऑल्सो यू शुड रिवाइज. ओके, देन वी हैव वन मोर शॉर्ट नोट, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 और इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स. दिस शुड बी हाईलाइट, दिस शुड बी यू शुड प्रिपेयर दिस वेल. एंड जैसे कि यहाँ पे अनफेयर कंपटीशन को यहाँ पे कंट्रोल करना है, मोनोपोली नहीं चलने देना है कोई भी कंपनी की. सो दैट इज़ द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट. ओके, देन वी हैव कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986. यहाँ पे कंज्यूमर की राइट्स को प्रोटेक्ट करना है एंड टू सेव द कंज्यूमर्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, दैट इज़ द मेन ऑब्जेक्ट. एंड इन दिस एक्ट नियरली 6 राइट्स आर आइडेंटिफाइड. ये हमारे कुछ कंज्यूमर राइट्स हैं, जैसे राइट टू सेफ्टी, राइट टू चूज, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू बी हर्ड एंड राइट टू सीक कंपनसेशन. तो दीज आर द 6 मेजर राइट्स ऑफ ए कंज्यूमर. एंड ये क्वेश्चन आपको रिवाइज करना चाहिए. देन वी हैव वन मोर एक्ट, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955. ये भी काफ़ी पुरानी एक्ट है. एंड हम लोग जानते हैं कि कुछ एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं जो ऑलवेज कंपनी, आई मीन उसके जो सप्लाई है, उसके जो प्राइसेस हैं, गवर्नमेंट डिसाइड करती है थ्रू प्राइस फ्लोर एंड प्राइस सीलिंग. सो यहाँ पे 18 कमोडिटीज़ वेयर फर्स्टली आइडेंटिफाइड एज एसेंशियल कमोडिटीज़, जिसके अंदर वीट, शुगर, एडिबल ऑयल, केरोसिन ऑयल, सो कुछ और भी हैं. तो इनको आइडेंटिफाई किया था. एंड बेसिकली इसका मेन ऑब्जेक्ट था इस एक्ट का फॉर द वेलफेयर ऑफ द जनरल पब्लिक, क्योंकि 1955 मतलब आज़ाद हुआ था इंडिया उस टाइम पे. एंड काफ़ी पॉवर्टी थी उस टाइम पे. एंड तो मेन ऑब्जेक्ट था कि भाई सारे लोगों को ठीक से गुड्स एंड जो एसेंशियल गुड्स हैं सर्वाइव करने के लिए वो मिले एट ए फेयर प्राइस. तो ये क्वेश्चन कर सकते हैं. देन वी हैव लेबर लेजिस्लेशन, यूनिट 8,
यहाँ पे आप ये कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट 1923, ये एक्ट 1923 में हुआ था, दैट मीन्स बिफोर इंडिपेंडेंस। एंड यहाँ पे अगेन जो लेबरर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनको प्रोटेक्शन के लिए ये एक्ट बना था। एंड एक और कॉन्सेप्ट है इसी के अंदर इन द सेम एक्ट, दैट इज वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। एज वी नो कि बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो अपनी वर्कर्स को काफ़ी ध्यान देते हैं, एंड दे इवन लाइक बिफोर टेकिंग एनी इंपॉर्टेंट डिसीशंस दे ऑलवेज इंक्लूड देयर वर्कर्स, देयर एम्प्लॉयज़। तो उनसे उससे क्या होता है कि एम्प्लॉय का जो कॉन्फिडेंस होता है, जो उसका आई मीन मोटिवेशन लेवल होता है, वो इंक्रीज करता है। तो ये वर्कमेंस पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट, दैट्स द मेन ऑब्जेक्ट। तो इसको आप कर सकते हैं, ये कुछ स्कीम्स कर सकते हैं, स्कीम ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन, जैसे कि वर्क्स कमिटी, देन जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल, वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शॉप काउंसिल्स एंड जॉइन। तो ये बेसिकली ये फर्स्ट थ्री आर मोर इम्पॉर्टेंट, जो कंपनीज मतलब बनाती हैं, कमिटी बनाती हैं, कोई काउंसिल बनाती हैं, या फिर रिप्रेजेंटेटिव्स भेजती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। देन यूनिट 9, लेट्स मूव ऑन टू दैट, फाइनेंशियल मार्केट। एज वी नो फाइनेंशियल मार्केट आर ऑफ टू टाइप्स, कैपिटल एंड मनी मार्केट। एंड फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है, we know काफ़ी you know a lot about this, like it mobilizes our savings, it fixes the prices of the securities, it helps in the liquidity of the assets, and it also looks for the economical part, that makes the transaction less expensive. Then you should revise this, what is money market and its main constituents, ये भी बहुत common question है। constituents of Indian money market, जैसे call money market, then treasury bills, then repo market, commercial bill market, then we have CD, certificate of deposit, CP, commercial paper, and mutual funds and all that. तो ये कुछ main constituents हैं which are traded in money market. Okay, the next one is deficiencies of money market in India. Like what are the weaknesses of money market? तो इंडिया में जो मनी मार्केट है, दैट इज़ वेरी मच अनऑर्गेनाइज्ड, and there is a lack of integration, and different markets use different rate of interest, so that creates confusion among the investors. Then absence of organized bill market, there is a shortage of funds, ये भी obvious है, ये तो इंडिया में है because of poverty, and seasonal stringency of funds, कभी कभी सीजनली यहाँ पे लैक करते हैं फंड्स में, इवन लाइक बिग कंपनीज, तो उनको ये फंड की प्रॉब्लम होती है। देन इनएडिक्वेट बैंकिंग फैसिलिटीज़ इन इंडिया, तो ये कुछ डेफिशिएंसीज हैं जो आप हाईलाइट कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं अपने आंसर में। यूनिट 10 में बात करते हैं कैपिटल मार्केट की। कैपिटल मार्केट जहाँ पे लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ आर बॉट एंड सोल्ड बाय द कंपनीज, and you can also revise this question, the difference between primary market and secondary market, again a very very common question, and we know a lot of things about this also. And then we have methods of making a fresh issue in the capital market. एक company fresh issue, I mean अपनी जो सिक्योरिटीज़ है, जो शेयर्स हैं, डिवेंचर्स हैं, उनको कैसे फ्रेशली इशू कर सकती है। तो ये तो सबसे कॉमन तरीका है, थ्रू प्रोस्पेक्टस, पब्लिक ऑफर, देन ऑफर फॉर सेल, देन वी हैव प्राइवेट प्लेसमेंट सर्विसेज को ये जॉब दे दिया जाए एंड दे सेल द सिक्योरिटीज़। देन वी हैव वन मोर मेथड, दैट इज बुक बिल्डिंग, एंड लास्टली राइट इशू। तो ये 5 इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं टू इशू द फ्रेश सर्टिफिकेट्स, शेयर आई मीन। ओके, देन वी हैव द सेकेंडरी कैपिटल मार्केट, जिसको हम लोग स्टॉक एक्सचेंजेस भी बोलते हैं, एंड इसके मेन फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन, जैसे इट प्रोवाइड्स अ रेडी मार्केट फॉर द कंपनीज एंड ऑल्सो फॉर द इन्वेस्टर्स, देन इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द प्राइसेस, and then it provides the safety to investment, and helps in the mobilizing the savings of the investors. Then it acts as a barometer of the economic growth of the company and better allocation of the funds. तो ये पॉइंट्स हैं जो आप हाईलाइट कर सकते हैं इन द फंक्शंस ऑफ ए स्टॉक एक्सचेंज। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि NSE और BSE ये 2 मेन इंपॉर्टेंट स्टॉक एक्सचेंजेस हैं इंडिया में। And why these stock exchanges are important?
यू शुड आप लोगों को रिवाइज करना चाहिए दोनों अलग अलग, इसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं. वन इज व्हाई द स्टॉक एक्सचेंजेस आर इम्पॉर्टेंट फॉर कंपनीज एंड व्हाई स्टॉक एक्सचेंजेस आर इम्पॉर्टेंट फॉर इन्वेस्टर्स. तो ये इन दोनों में से कोई भी एक आपको पूछ सकते हैं एग्जाम्स में, तो बी रेडी फॉर दिस. ओके, then we have some reforms or measures introduced by the government for the promotion and regulation of stock market in India. तो ये क्वेश्चन भी बहुत कॉमन है, जनरली ये मिल के आता है 20 मार्क्स क्वेश्चन में प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड. एंड लेट्स मूव ऑन टू यूनिट 11, रेगुलेशन ऑफ कैपिटल मार्केट, हाउ दिस कैपिटल मार्केट इज रेगुलेटेड. एंड यहाँ पे जो मेन बॉडी एक्ट करती है दैट इज सेबी, दैट इज स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो 1992 से काफ़ी एक्टिव हुआ. एंड इसके जो मेन 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वन इज़ प्रोटेक्टिव फंक्शन जो प्रोटेक्ट करता है इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट. उसके बाद में रेगुलेटरी फंक्शन में आप हाईलाइट कर सकते हैं कि रेगुलेशन कैसे ये डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंजेस को रेगुलेट करता है, मैनेज करता है. एंड डेवलपमेंटल फंक्शन जहाँ पे आप लोग हाईलाइट कर सकते हैं आंसर में कि what steps are taken by SEBI to develop the stock exchanges and the capital market, the money market in India. Okay, then SEBI के structures like who are the heads of this particular institution, ये भी highlight कर सकते हैं. Okay, then unit 12 में देखते हैं investors protection और corporate governance में कि why this investors protection is important. So you should highlight all these points. सो ये क्वेश्चन आप जरूर से करें. एंड ओके, यूनिट 13 में चलते हैं. कुछ एक मैंने यहाँ पे टॉपिक जो एकदम ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एकदम कॉमन है फॉर वी कैन लाइक होप कि यहाँ पे आ सकते हैं, दैट ओनली आई एम शेयरिंग हियर. ओके, यूनिट 13 से आप कर सकते हैं व्हाई इंडिया इज़ एन अंडर डेवलप्ड कंट्री. तो ये कुछ एक पॉइंट्स हैं जो आप हाईलाइट कर सकते हैं. यहाँ पे जैसे पर कैपिटा इनकम काफ़ी कम है यहाँ पे, एंड काफ़ी लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड रहते हैं. सो दैट इज़ वन प्रॉब्लम. रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है, क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट है, काफ़ी सारे लोग अनएम्प्लॉयड हैं. देन देयर इज़ अ लैक ऑफ कैपिटल मनी एंड पुअर कैपिटल ऑफ पुअर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल. काफ़ी सारे लोग डिग्री तो ले लेते हैं बट दे डू नॉट नो हाउ टू वर्क. सो ये सारी चीज़ें आप हाईलाइट कर सकते हैं. कॉमन क्वेश्चन है, वी नो अबाउट दिस एक्चुअली. यूनिट 14 में चलते हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग. इकोनॉमिक प्लानिंग में आप ये क्वेश्चन रिवाइज करें, लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया. तो ये कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स हैं फॉर दिस इकोनॉमिक प्लानिंग. बेसिकली दीज आर ऑल्सो नोन एज 5-year प्लान्स. एंड जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया, तो ये एक लॉन्ग टर्म गोल है. To make India more self-reliant, then to provide more and more employment opportunities for the Indians, and to reduce the income inequalities. जैसे जो difference between the rich and poor, that should be minimized. That is one of the long-term objective. Then poverty elimination, and to make India, modernized, modern country बनाना, and more or more like use of technology. यूनिट 15 की बात करते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज़. एंड यहाँ पे ये मेन फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिजोल्यूशन और पॉलिसी ऑफ 1956, ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, काफ़ी टाइम एग्जाम्स में आया है. एंड ये काफ़ी पुरानी पॉलिसी है, इकोनॉमिक पॉलिसी है, आई मीन इंडस्ट्रियल पॉलिसी है. एंड जहाँ पे ये कुछ इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स हैं जहाँ पे ज़्यादा ध्यान दिया गया था उस टाइम पे, लाइक प्राइवेट सेक्टर पे ध्यान दिया गया था, काफ़ी सारा ध्यान दिया गया था, लाइक कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे लॉट ऑफ अटेंशन वाज गिवन टू बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, ताकि सारे स्टेट्स का इक्वली डेवलपमेंट हो. एंड फॉरेन कैपिटल, टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल, बिकॉज उस टाइम पे इकोनॉमिक कंडीशंस इंडिया के बहुत अच्छे नहीं थे. एंड इंसेंटिव्स टू लेबर. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप हाईलाइट कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं आंसर में. द नेक्स्ट वन इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. यहाँ पे आप कर सकते हैं लाइक व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. ये भी काफ़ी कॉमन है, ऑलमोस्ट हर एग्जाम्स में ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे क्वेश्चंस आते हैं, इसके मेन एडवांटेजेस और इसके मेन प्रॉब्लम्स. तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं इस यूनिट से. नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं 17, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन पे आपको ध्यान देना है. व्हाट इज़ प्राइवेटाइजेशन, इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, एंड हाउ
the government does privatization and what are the advantages of doing privatization. So all these questions you can learn. Then impact of economic reforms in India, ये भी important question है, काफ़ी common question है ये भी. Unit 18 balance of payment and exim policy. Now export, इसके अंदर ये export promotion measures, यहाँ पे either long questions या फिर आपको short note में भी मिल सकता है, जैसे सेज और EU पे. देन आपको एक्सपोर्ट हाउसेस पे शॉर्ट नोट्स मिल सकते हैं. ये लंबा क्वेश्चन, आई मीन 20 मार्क्स में भी हो सकता है और इसके अंदर से कुछ आपको शॉर्ट नोट भी मिल सकते हैं. ड्यूटी ड्रॉबैक है, इसके ऊपर भी आपको शॉर्ट नोट आता है. शॉर्ट नोट आता है EPCG स्कीम पे भी आता है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करें, डू नॉट स्किप दिस क्वेश्चन. उसके बाद में बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये भी ऑलमोस्ट कॉमन क्वेश्चन है in all the subjects of commerce, और इसके again like current account के main items and capital account के main items, and then steps taken by the government to correct this unfavorable BOP. तो ये यहाँ पे ये 10 steps हैं जो गवर्नमेंट लेती है to correct the unfavorable BOP. एक और डिफरेंस कर सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन BOT एंड BOP, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये भी काफ़ी कॉमन है. ओके, देन दिस शॉर्ट नोट ऑन सेज, जैसे कि मैंने आपको अभी बता रहा था कि मैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स, इसको मैंने काफ़ी टाइम प्रीवियस वीडियोस में भी इन डिटेल आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल दिस पॉइंट्स, सो डू वॉच माई प्रीवियस वीडियोज ऑल्सो. देन वी हैव वन मोर, रोल ऑफ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक, दैट इज एक्जिम बैंक इन इंडिया. इसके मेन फंक्शंस, जैसे कि बैंक है तो फाइनेंस तो प्रोवाइड करेगा ही, different type of other services are also provided to the importers and exporters. Basically international trade में इसकी ज़्यादा यूज़ है, and research and analysis करना foreign markets के बारे में, and then pass on that information to the importers and exporters. One more question for short note, that is FEMA, Foreign Exchange Management Act 1999. काफ़ी मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में आता है ये क्वेश्चन. तो इसके जो मेन जो ऑब्जेक्टिव्स हैं एंड इसके मेन पॉइंट्स हैं, तो वो आप ज़रूर करें एग्जाम्स के लिए. यूनिट 19 में चलते हैं, ग्लोबलाइजेशन एंड WTO. नाउ अगेन ग्लोबलाइजेशन इज़ नॉट ए न्यू कॉन्सेप्ट फॉर अस, एज वी नो कि ये WTO का एक इनिशिएटिव था जहाँ पे यहाँ पे फॉरेन ट्रेड को काफ़ी बढ़ावा दिया गया, एंड more or less people like the countries were asked to remove the tariffs, and the main object was the free flow of goods, services, capital, technology and people all over the world. तो ये सारी चीज़ें हाईलाइट कर सकते हैं. इसके मेन रोल, एडवांटेजेस, इम्पोर्टेंस, तो ये क्वेश्चन भी इजी है, लाइक हम अपने अपने आप भी लिख सकते हैं इसको, नॉट अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग. जैसे कि ये फ्री ट्रेड एंड लिबरलाइजेशन, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, कल्चरल एक्सचेंजेस, दैन अर्बनाइजेशन, तो ये कुछ है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप हाईलाइट कर सकते हैं इन दिस इम्पोर्टेंस. WTO लाइक इसके बारे में, इसके मेन फंक्शंस, इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स. सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी कॉमन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. एंड देन वी हैव GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ. इसके ऊपर भी इस you should revise for the short note. And then we have Indian Patent Act 1970, ये पेटेंट्स के ऊपर है, एंड कोई भी नए जो प्रोडक्ट बनते हैं या फिर जो नए इन्वेंशंस होते हैं तो उनको पेटेंट राइट मिलती है. सो इट इज़ ऑल अबाउट दैट. इसके मेन फीचर्स, अगेन ये 2005 में इसके अमेंडमेंट्स हुए थे कुछ, तो वो भी आपको पूछ सकते हैं क्वेश्चन में. ओके, देन वी हैव, इसी से ही रिलेटेड है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, IPR, एंड लाइक IPR के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और उसके मेन बेनिफिट्स क्या हैं. ओके, देन वी हैव फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड कोलैबोरेशन. तो इसके अंदर आप कर सकते हैं द मेन फीचर्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ इंडिया. तो जैसे कि यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने हाईलाइट किए हैं, तो लाइक इसको आपको एक्सपैंड करना है. तो काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं इसके अंदर FDI पॉलिसी के ऊपर. सो दिस क्वेश्चन ऑल्सो यू शुड रिवाइज. यूनिट 21 में देखते हैं, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में, एंड यहाँ पे कुछ ये शॉर्ट नोट मिल सकता है आपको टेक्नोलॉजिकल चेंजेस में जो इंडिया में अभी रैपिडली ग्रोइंग स्टेज पे है, एंड दिस ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी. तो जैसे कि कोई भी फॉरेन कंपनी है जो ट्रांसफ़र करती है अपने टेक्नोलॉजी, तो उसके मेन फीचर्स क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं,
एंड दिस वन, डिफरेंट फॉर्म्स और टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र बाय टीएनसी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में आता है कि कैसे टीएनसी या एमएनसी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करती है एक कंपनी से दूसरी कंपनी में और कंट्री में। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप हाईलाइट कर सकते हैं आंसर्स में। एंड देन हाउ डज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पोज ए थ्रेट टू द इकोनॉमी, तो ये थोड़ा सा ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। एंड जैसा कि जानते हैं जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं तो ये सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पे आती है, एनवायरनमेंट की आती है, सोसाइटी की आती है, वर्कर्स के लिए आती है, हेल्थ की प्रॉब्लम आती है, तो ये सारे पॉइंट्स को आप हाईलाइट कर सकते हैं। एंड लास्टली सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, इसके ऊपर आपको मिल सकता है शॉर्ट नोट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन फैक्ट। तो फ्रेंड्स ये कुछ थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बिजनेस एनवायरनमेंट पे MCO 04 पे। एंड आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी प्रिपरेशन की। एंड आई विल ऑल्सो प्रे टू गॉड कि इसमें से जो मैंने सजेशन दिए हैं इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस कॉमन हो। एंड लाइक आई विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम।